गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए दोस्त, आज शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। शॉर्ट में अगर हम लोग कहें तो जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा था ना, ऑर्गेनाइजिंग, वही है। क्या है ये एक्चुअली में? ऑर्गेनाइजिंग है जो हम लोग 12th में पढ़े थे और कुछ भी नया नहीं। तो शुरू किया जाए। आइए, 12th वाली चीजें थोड़ा बहुत भी याद होगी तो आपको कम मेहनत लगेगा। तो ये सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने टॉपिक दिया है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए, इसको पहले एक आम इंसान की भाषा में समझिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम और एक ढांचे में बांट देना। देखिए क्या होता है कि अलग अलग जगह से ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। देखिए, जिस तरह से घर परिवार को चलाने का एक तरीका है ना, कैसे तरीका नहीं है? सोच के देखिए ना, किसी किसी परिवार में सिर्फ पापा का चलता है, ऑल एंड ऑल डिसीजन। किसी परिवार में मम्मी का चलता है, ऑल एंड ऑल डिसीजन। किसी परिवार में आप देखिएगा मम्मी पापा दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। किसी परिवार को देखिए लोग इंडिविजुअली अपना अपना रह रहे हैं। किसी में देखिएगा ज्वाइंट फैमिली है। तो आप नोटिस कर रहे हैं जिस तरह से इंसान के जिंदगी जीने का एक बिहेवियर और एक पैटर्न है, घर को लेकर चलने का एक तरीका है, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी चलाने का एक अपना तरीका है कि भैया हम सिस्टम को किस तरह से चला रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने कैसे बांटा है, पावर किस तरीके से दी गई है, किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई है। तो चले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट सेंस क्या है। चलो आयुष, शुरू करो। ठीक है, वेरी गुड। आइए ध्यान से समझिए, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब हुआ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। भैया पावर किनके पास है? अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन कौन लेंगे और किनको क्या जिम्मेदारी दी गई है। यानी हर एक इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रहकर फैसला करेगा, उससे बाहर निकलकर नहीं, अथॉरिटी से बाहर निकलकर नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रहकर वो अथॉरिटी के अंदर रहकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है अलग अलग पोस्ट पर। और ये जिम्मेदारी, ये पावर, ये ड्यूटी लोगों को एक दूसरे से बांध कर रखता है। समझ रहे हैं? क्योंकि जिसको पावर मिली है वो अपने नीचे वाले लोगों को वर्क असाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करती है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है organization involves stabilizing an appropriate structure for goal-seeking activities. It is an stabilized pattern of relationship among the component of organization. तो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में है क्या? ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है ना भैया, एक स्टेबलाइजिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। जब तक तुम एक बेहतर सिस्टम नहीं बनाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता चलेगा कि किस इंसान को क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसका क्या पोस्ट है, किसके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है, और पावर है तो कितना है, क्या सिस्टम चलेगा? आप सोचिए ना, कोई किसी की ड्यूटी कोई किसी का ऑर्डर नहीं मान रहा है, ये पता ही ना हो कि सीनियर कौन, सबऑर्डिनेट कौन, ऑर्डर देने का पावर किसके पास है, ड्यूटी पूरा करने की जिम्मेदारी किसके पास है। जब ये सब चीजें क्लियर ही नहीं रहेगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चला लोगे? नहीं सर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं ना आप, भैया ये मैनेजर है, ये क्लर्क है, ये प्यून है, ओके, ये सीईओ है। क्यों इस तरह से बांटा गया है? ताकि चीजों को क्लियर करने के, है ना, पावर को क्लियर करने के लिए, जिम्मेदारियों को क्लियर करने के लिए। क्यों कहा जाता है सोसाइटी में, आप सुने होंगे ये सब अक्सर लाइन, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये बताया जा रहा है बेटा तुम बेटा हो, समझो तुम भी छोटे हो।
बाप का चप्पल बेटा को आ जाए इसका मतलब नहीं कि बाप बन गया, है ना। चलिए, तो कोई भी इंप्लॉय कितना भी समझदार हो, उसको अपने मैनेजर की ही ड्यूटी माननी है, सॉरी उसको अपने मैनेजर की ही ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अब आइए देखिए एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है हमारा। हाँ, साइमन। तो अकॉर्डिंग टू साइमन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या समझते हैं? देखिए कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ध्यान दीजिएगा, organization structure consists simply of those aspects of pattern of behavior in the organization that are relatively stable and change only slowly. तो देखिए साइमन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट सिंपली ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ पैटर्न, मतलब ये एक बिहेवियर पैटर्न है। पता है सीनियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, भैया किसको सीनियर के जैसा बिहेव करना है, किसको सबऑर्डिनेट के जैसा बिहेव करना है, किसको ऑर्डर देनी है, किसको ऑर्डर पूरा करना है, किसको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, ये सब चीजें क्लियरली डिफाइंड है। मतलब एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, एक बिहेवियर चल रहा है। भैया आपका क्लर्कियल वर्क, आपका बिहेवियर क्लर्कियल है। आप मैनेजेरियल वर्क पे हैं तो आपका बिहेवियर मैनेजेरियल होगा। अब भैया प्यून ऑर्डर थोड़े ना देगा सर सीईओ को, क्योंकि बिहेवियर पैटर्न नहीं है, उनका अपना बिहेवियर है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो पूरा करे। बैठिए, हाँ आज है ये गर्मी उमस जैसा है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली शोन इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किसको कहते हैं? सीक्वेंस। हम कहते हैं ना भैया ये सीईओ है, ये डिविजनल मैनेजर है, ये ब्रांच मैनेजर है। हम कहते हैं ना एक हायरार्की बताते हैं कि नहीं, कि भैया ये सीनियर, जैसे हम लोग अपने जब विल बनाते हैं या आप देखिएगा कुछ सिनामा क्रिएट होता है तो आदमी कैसे बताता है, ये मेरे परदादा थे, इनका ये नाम, इनके इतने बेटे हुए, ये हमारे दादा हुए, इनके ये बेटे हुए, एक सीक्वेंस बताते हैं ना, एक चार्ट, एक हायरार्की। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट करता है। चलिए आगे चले हम लोग, फिर देखिए क्या बोलता है। इट शोज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब हुआ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। भैया सीनियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन, पता होना चाहिए। हर किसी को अपनी मर्यादा, हर किसी को अपना दायरा। लेकिन जब तुम ये स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करोगे तो कैसे जूनियर को अपनी मर्यादा पता होगी, मैनेजर्स को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, किसको क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है, किसके पास कितना पावर है, ये सब चीजों को क्लियरली क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या बताता है, बताता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस। आगे क्या बोलता है, while designing the organization structure the due attention should be given to principle of sound organization। जी, तो क्या कौन सा अटेंशन दिया जाता है, ड्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपका बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क स्ट्रक्चर बेहतर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, किसको क्या करना है, कितना करना है, किस हद तक करना है, कौन किस सेक्टर का डिसीजन लेगा। भैया मार्केटिंग का डिसीजन मार्केटिंग मैनेजर लेंगे ना, ठीक है, सेल्स वाला तो नहीं लेंगे। सेल्स का डिसीजन कौन लेगा, सेल्स मैनेजर लेंगे। प्रोडक्शन का डिसीजन प्रोडक्शन मैनेजर लेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर किसी को उसका पावर, उसकी जिम्मेदारी पता होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बताता है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर। देखिए आपको रट्टा नहीं मारना है, अब आप 11th-12th में नहीं आंसर लिखने वाले हैं, आप सीएमए फाउंडेशन पे आंसर लिखेंगे तो रटना नहीं है आपको, आपको सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो कीवर्ड याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू साइमन, साइमन ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या बताया, पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे बताया, किसका क्या बिहेवियर है, किसका क्या पावर है, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किसकी कितनी अथॉरिटी है। तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, पैटर्न ऑफ
बिहेवियर। कीवर्ड से ऑब्जेक्टिव पकड़ना है। आगे बढ़े। सिग्निफिकेंस। अच्छा, क्या फायदे हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कुछ फायदे होते भी हैं कि नहीं होते हैं, आइए इस पे हम लोग बात करें। चले हम लोग, आइए पॉइंट 1 पे आते हैं। पॉइंट 1 क्या बोलता है? चलिए पढ़िएगा आयुष। वेरी गुड। देखिए पहला पॉइंट पे कहता है प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां आपने प्रॉपर तरीके से बाइफरकेशन किया है, बंटवारा किया है पावर का, प्रॉपर तरीके से आपने जिम्मेदारियां बांटी है, तो कहता है कैन हेल्प टू इंप्रूव द टीम वर्क। क्योंकि देखिए क्योस नहीं होगा ना, हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जैसे आप याद कीजिए, एकदम आपको लिटरल लाइफ से शुरू करते हैं, स्कूल डेज। देखिए स्कूल में एकदम क्लियर रहता है, भैया ये आपके साइंस के टीचर हैं, ये आपके ये फिजिक्स पढ़ाएंगी, ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ये मैडम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, है ना। एक टीम वर्क है। हो सकता है सर इंग्लिश वाली मैम का मैथ्स भी बहुत अच्छा हो, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन क्या वो मैथ्स का टॉपिक टच करेंगी? आंसर इज नो। हो सकता है सर मैथ्स वाले सर का फिजिक्स बहुत अच्छा हो, क्या वो फिजिक्स में पैर डालेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए अगर आप प्रॉपरली जिम्मेदारी को बांटते हैं ना, तो ये टीम वर्क को इंप्रूव कर देती है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। हम आपको एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाते हैं, देखिए आपको बड़ी हंसी आएगी और आप इस एग्जाम्पल से कुछ समझ पाएंगे। देखिए एक एजेड इंसान थे, इन्होंने एक ट्राउजर लाया, एक पैजामा खरीदा कहीं दुकान से, और इत्तेफाक से जो इनका पैजामा था वो बड़ा था। सुनते जाइएगा, देखिएगा, ये इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ये इस पैजामा को घर लेकर आए और कह दिया अपने बच्चों को, अरे यार इसको कोई फिट कर देना, कोई छोटा कर देना थोड़ा, ठीक है, 4 इंच छोटा कर देना, पैजामा लंबा है, ये ट्राउजर लंबा है, ठीक है। और इत्तेफाक से इनके 4 बच्चे थे, और गुड लक देखिए कि चारों के चारों बाय प्रोफेशन टेलर। किसी अगले दिन ये नहा धोकर ट्राउजर निकालते हैं पहनने के लिए, तो देख रहे कि किसी ने इसको छोटा नहीं किया। इन्होंने घर में चिल्ला चिल्ली मचाया कि बताओ मेरे 4 बच्चे हैं और चारों के चारों नालायक, कोई किसी काम के ही नहीं है। अगले दिन फिर ये ट्राउजर नहा धोकर ट्राउजर निकालते हैं पहनने के लिए, तो देखते हैं भैया कि 4 इंच 4 इंच 4 इंच 4 इंच 4 बेटों ने 16 इंच छोटा कर दिया है। आपको इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिला? वेरी गुड। आपने सिर्फ किसी को प्रॉपरली जिम्मेदारी दिया ही नहीं, आपने कहा कोई इसको छोटा कर देना। ज्वाइंट फैमिली में दोस्त कभी कभी इसीलिए खाने में नमक तेज हो जाती है, अगर डिफाइंड नहीं होता है, सब मिलकर किचन संभालती हैं, तो पता चला 2 लोगों ने नमक डाल दिया। ये होता है ज्वाइंट फैमिली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर प्रॉपर तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, तो टीम वर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी, हाँ, है ना। तो देखिए आपसे अगर कोई ये पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कहिए कि एक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है, एक ढांचा है, जहां मैंने पोस्ट बांटा, जहां मैंने लोगों को पावर दिया, जहां मैंने उनके अंदर लोगों को जिम्मेदारियां दी, जिसे हम सबऑर्डिनेट कहते हैं, जूनियर। आगे बढ़े, चलो दूसरा बताओ सोनाली। लोकेशन ऑफ डिसीजन। अब लोकेशन का मतलब पता, यहां लोकेशन पता बता रहा है क्या? नहीं नहीं, यहां लोकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये डिसीजन कौन लेगा। अब देख लो, मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग टीम है, तो भैया मार्केटिंग टीम का डिसीजन कौन लेंगे? मार्केटिंग मैनेजर लेंगे। तो लोकेशन मिला कि नहीं, कि मार्केटिंग का अगर कोई फैसला लेना है तो मार्केटिंग मैनेजर से बात करो, प्रोडक्शन का कोई डिसीजन लेना है तो प्रोडक्शन मैनेजर से बात करो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर याद कीजिए ना, स्कूल में जब पेरेंट्स को कोई कंप्लेन करना होता था, तो क्या वो गेट पर
वॉचमैन को कंप्लेन करके जाते थे, प्यून को कंप्लेन करते थे? नहीं भैया, एक लोकेशन है कि आपको कोई समस्या है, आप प्रिंसिपल सर से बताइए। आपके बच्चे को परेशान अगर किया जा रहा है या वो मेंटली स्कूल में टॉर्चर हो रहे हैं, ऐसे ऐसा होता नहीं है। टीचर जब भी डांटते तो पढ़ाने के लिए डांटते हैं। अलग बात है बच्चे कि वो बड़े होने के बाद समझ में आता है कि हाँ, टीचर हमारे भलाई के लिए डांट रहे थे। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ टीचर्स ने ऐसी बेवकूफी और गलतियां की हैं जिसके कारण सब टीचर बदनाम हो गए। जैसे कुछ फेंक कर मार दिया, बच्चे को चोट लग गई, किसी का आंख डैमेज हो गया। ये सब वजह से सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाया कि मारना नहीं है। खैर, सब टीचर का ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे को कोई नुकसान हो। तो देखिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, डिसीजन मेकिंग। तो प्रिंसिपल सर, पता है पेरेंट्स को कि भैया आप फीस ज्यादा लग रहा है, या आप परेशान हैं, या आपके बच्चे को कोई स्कूल में दूसरे बच्चे बार बार डांट रहे हैं या लड़ाई हो रही है, आप कहाँ कंप्लेन करते हैं? प्रिंसिपल सर से, है ना। डिसीजन मेकिंग, तो एक लोकेशन पता है ना कि भैया स्कूल की कोई समस्या है तो हम कहाँ लेकर जाएं। अगर कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो प्रिंसिपल सर से जाके आप कम्युनिकेट करते हैं। तो हमको लोकेशन पता है कि भैया इस स्कूल में कौन फैसले लेता है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। आगे बढ़े, चलो सलोनी, तीसरा पॉइंट, स्टिमुलेट्स इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशनल members। आइए बच्चे, by providing well defined pattern of authority। आप लोग को याद होगा कि हमारे क्लास में एक रूल बना है, अब डांटेंगे नहीं लेट जो आएगा, नहीं नहीं, हम कुछ नहीं भैया, हम आज कुछ सुनेंगे ही नहीं। तो लेट का अब मारते हैं तो बुरा लगता है, कोई सिसक के रोना शुरू करता है, तो अब जो है पेनाल्टी का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद अब पेनाल्टी इन पर लगाया जाएगा। क्या जरूरी है? चलिए सलोनी, अभी आपने क्या पॉइंट पढ़ा कि साउंड ऑर्गेनाइजेशन, साउंड का मतलब बेहतर, जो बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्रिएटिव थिंकिंग लाती है। अच्छा, कैसे क्रिएटिव थिंकिंग लाती है? सुनिए, आप पावर को डेलीगेट कर देते हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां देते हैं। आप सोचो ना सर, क्या सीईओ सब कुछ खुद फैसला करते हैं? नहीं, उन्होंने मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग के मेजर डिसीजंस किनको दे दिए? मार्केटिंग मैनेजर को, सेल्स सेल्स मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को। आप सोचो, जब आप अलग अलग लोगों को पावर असाइन करोगे, अथॉरिटी दोगे, तो जाहिर सी बात है ना सर, ज्यादा दिमाग मतलब ज्यादा सोच, ज्यादा क्रिएटिविटी। तो क्या क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आएगा? तो अगर आपसे कोई एग्जाम में ये पूछ दे कि मैनेजमेंट के किस फंक्शन से क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नॉन ऑफ द अबव, तो क्या जवाब दीजिएगा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से क्या क्रिएट होती है? क्रिएट, अच्छा नहीं दिए थे हम, सॉरी। तो चलिए, मान लीजिए ऑप्शन में अगर ऑर्गेनाइजिंग होता तो हम क्या बोलते? क्रिएटिव थिंकिंग। और क्या होता है? इनिशिएटिव। जानते हैं, जब आप इंसान को जिम्मेदारी देते हैं ना, आप देखते हैं एक बच्चा, कभी कभी आप लाइफ में देखे होंगे जिंदगी में, कुछ कुछ बच्चे उम्र से पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वो इनिशिएटिव, जब उस इंसान देखता है ना, वो लड़का या वो लड़की, कि नहीं, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन उतनी परिवार की बेहतर नहीं है, तो हमें ऑल एंड ऑल डिसीजंस लेना है, तो वो इंसान अपने आप पहल करता है, जिंदगी में इनिशिएट करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी चीज है जो एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेने के लिए सिखाती है। जाहिर सी बात है, आप पावर दोगे तो वो पहल करेगा, उस पावर का यूज करेगा। आपको याद है स्कूल डेज में जो क्लास के मॉनिटर होते थे, बेचारा अगर बदमाश बच्चे को मॉनिटर बना दो, अपने आप सुधर जाता था, क्योंकि उसके पास तुमने ऐसी जिम्मेदारी दे दी है क्लास में साइलेंस मेंटेन रखने का, भैया कोई जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कौन है, तो वो बताने का। अब वो खुद ही यही करेगा तो कैसे पता चलेगा? तो बहुत जिम्मेदार हो जाता है। तो पावर देने से इंसान क्या करता है? इनिशिएटिव लेता है, पहल करता है। चलो फोर्थ पॉइंट, कुमकुम जी। फैसिलिटेट्स का मतलब प्रोवाइड करना।
वेरी गुड। कहता है साउंड ऑर्गेनाइजेशन, साउंड का मतलब बेहतर। ये क्या प्रोवाइड करता है? ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा सर। जाहिर सी बात है, आप सोचिए ना, आप जिस एम्प्लॉय को पावर दे रहे होंगे वो जरूर उस लायक होगा, तब तो आपने पावर दिया होगा। आप कभी देखते हो जो पावर एसएसपी को मिली है, क्या वो पावर पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार को दी गई है? आपको जवाब मिलेगा नो। क्यों? क्योंकि वो इंसान डिजर्व करता है उस पावर के लिए। जो पावर एसपी को मिली है, क्या वो दरोगा बाबू को मिला है? तो आपको पता चलेगा नहीं। क्यों ऐसा किया गया है? ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ के लिए। भैया जो जिस लायक है, जो जितना डिजर्व करता है, उससे उतनी ही पावर दी जाती है, तो वो अपने दायरे में रहकर काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोमेटिकली क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, पावर का एक सीक्वेंस है। भैया यहां से यहां तक आपका पावर है, इस इंसान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ठीक है। अब सुनो, यहां से किसी और को मिला, इसने जहां से वर्क को छोड़ा, यहां से कोई और वर्क को पूरा कर रहा है। देख रहे हो? उसके बाद आपने क्या किया? फिर आपने तीसरे इंसान को पावर दिया, यहां से वो कंटिन्यू कर रहा है। तो हर एक इंसान का एक बॉर्डर लाइन दिया गया है कि तुम यहां तक वर्क पूरा करना, यहां से इसे कंटिन्यू कोई और करेगा। तो जाहिर सी बात है, एक ही काम को आप बार बार करते करते आपके अंदर कैपेसिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है ना। आगे चले, पांचवा पॉइंट। चलिए कुमकुम जी पढ़िए। कोऑर्डिनेशन, ये बहुत काम का बात आपने सीखा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो चीजों को क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है, जूनियर कोई डिसीजन ले नहीं सकते, वो अपने सीनियर से बात करेंगे। और सर जब जब आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उनके संपर्क में रहेंगे, उनके कांटेक्ट में रहेंगे। डू यू एग्री? तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा ना, क्योंकि आप कोई भी फैसला खुद से नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल लीजिए, 10th के बाद क्या करना है, आपने पापा से पूछा। आपको 12th आपने किया, 12th कंप्लीट करने के बाद आपको पटना से बाहर जाना था या इंडिया से बाहर पढ़ने जाना था। आपने अपने पापा से पूछा। क्यों पूछा पता है? क्योंकि वो अथॉरिटी है आपके घर के, उनके पास पावर है, उनके पास फाइनेंस है, हर एक डिसीजन वो लेंगे। तो सोचिए, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन हो। कहने का मतलब, जब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने सीनियर से जब जूनियर बात करता है, परमिशन लेता है, पूछता है, तो उनकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है और तालमेल भी तो सुधरता है ना सर। क्यों कहा जाता है यार कम्युनिकेशन बड़ा बड़ा रिश्ते में गैप ला देता है? क्यों कहा जाता है? यही तो वजह है, क्योंकि जब आप बात नहीं करते हैं तो आप कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ सोच रहा है ना। दोनों लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं और एक दूरियां पैदा हो जाती है रिश्तों में। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या पैटर्न प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन पैटर्न और कोऑर्डिनेशन पैटर्न। चलो भैया लास्ट। वेरी गुड। किसका क्या रोल है? वो रोल किस चीज से रिलेटेड है? क्योंकि आपने जिम्मेदारियों को क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए जल्दी से एक बार क्विक रिकैप कीजिए। तो ये 6 पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जल्दी आ जाए। चलो देखो फटाफट, ऐसे देखते हैं। वैसे पढ़िएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रोफेशनल में। इस तरह से क्विक रिकैप किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टीम वर्क क्रिएट करती है, वेरी गुड। प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है, शाबाश। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एक सिस्टम है, जहां सीनियर और जूनियर का रिलेशन बताया गया। हु इज सीनियर, हु इज सबऑर्डिनेट, वेरी गुड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक लोकेशन बताता है, डिसीजन कौन लेगा। यही वजह है स्कूल में आप घुसते हैं आपको प्रिंसिपल चैम्बर दिखता है। आप जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता होता है, बोर्ड ही देखकर पता चलता है ये सीनियर है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको पता है हु इज चांसलर, हु इज प्रिंसिपल, है ना, हु इज प्रॉक्टर। क्यों ये चीजें क्लियर की गई है? सबकी मर्यादा है भैया। प्रिंसिपल सर कहां तक डिसीजन लेंगे ये यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया, एंड चांसलर सर कहां तक डिसीजन लेंगे ये यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया। लॉ ने ये चीजों को डिफाइन कर दिया। तो डिसीजन मेकिंग का लोकेशन पता चलता है। और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट करता है? क्रिएटिव थिंकिंग।
और इनिशिएटिव। चलो जल्दी से, साउंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में मदद करता है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें एक बेहतर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन देता है। जाहिर सी बात है, सीनियर को ऑर्डर देना है, वो अपने जूनियर को बुलाएंगे, कम्युनिकेशन होगी, है ना, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। जितनी बातें होंगी, तालमेल बढ़ेंगी, उतना बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर किसी के रोल को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब देखते हैं, जो लोग स्टोरी लिखते हैं वो सबका रोल कितना क्लियर लिखते हैं फिल्म में। हीरो का ये डायलॉग होगा और विलन का ये डायलॉग होगा, हीरोइन का ये डायलॉग होगा, हर किस किस कैरेक्टर का क्या डायलॉग। क्या वहां लड़ाई होती है? हीरो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो विलन वाला डायलॉग बोलेंगे, ये हमको मजा आया, हम कटप्पा वाला डायलॉग देंगे। नहीं सर, रोल डिफाइंड है, डायरेक्टर वहां पावर में है, प्रोड्यूसर्स ने उसे पावर दिया है क्योंकि वो पैसा लगा रहा है। पर्सन हु डायरेक्ट्स द फिल्म इज कॉल्ड डायरेक्टर, है ना। उसने क्लियर कर दिया इस फिल्म के अकॉर्डिंगली वो कैरेक्टर खोजते हैं। जानते हो, फिल्म में भी स्टाफिंग है, सोच कर देखना। जब आप कोई फिल्म बनाते हैं, स्टोरी को जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स स्टडी करते हैं तो वो ये देखते हैं इस रोल के लिए कौन बंदा ज्यादा फिट और फाइन है। ये सब भी मैटर करता है। और इन केस अगर वो कैरेक्टर फिट नहीं होता है तो उसे समय दिया जाता है। याद कीजिए, दंगल फिल्म के लिए आमिर खान सर को टाइम दिया गया, आप अपना हेल्थ बढ़ाइए और अपना लुक बूढ़ा जैसा लाइए, क्योंकि आपको उसमें एजेड दिखना है, क्योंकि आपकी बेटी बड़ी है उस फिल्म में। समझ रहे हैं? नोटिस कीजिए ये सब चीजों को। वहां भी स्टाफिंग है, किसको क्या कैरेक्टर देना है, कौन एक्टर इस कैरेक्टर को एकदम परफेक्टली निभा सकता है। अभी जो श्याम मानिक 100 पे जो फिल्म बनी, तो आप देखे होंगे कि कुछ दिन उनको बोलना, उनके जैसा गर्दन टेढ़ा रखना, हर एक चीज सिखाया गया, टाइम लगा विकी कौशल को, है ना। आपको क्या लगता है तुरंत मानिक शॉ जैसे कैरेक्टर में वो आ गए? गर्दन ऐसे टेढ़ा रख के बोलना, उनके जैसा रुक कर पॉज लेकर बोलना, वो सब चीजों को सीखा। वो भी उनको समय देगी कि आप मेंटली खुद को क्या करो, एडॉप्ट करो उस कैरेक्टर में, तभी बेहतर आएगा। मूंछ का स्टाइल वैसा चेंज कराया गया, देखते हैं, कमर ऐसे, गर्दन ऐसे, एक इधर पोर्शन। क्या वो ऐसे आपने देखा है कभी विकी कौशल को? नहीं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इस एग्जांपल से कि हर एक कैरेक्टर को रोल डिफाइन किया जाता है। खैर छोड़िए, ये तुम लोग इसी में बात करते रह जाएंगे। चले, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव तो और भूल गए, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता था। साइमन, मैंने ये आपको ऐसे हाईलाइट किया है कि साइमन ने क्या कहा, पैटर्न ऑफ बिहेवियर। चले, तो दिक्कत आई। Determining the kind of organization structures। चलिए कुमकुम जी शुरू कीजिए। रुकिएगा, देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन एंड इटसेल्फ, मतलब सिर्फ फ्रेमवर्क बना देना, सिस्टम क्रिएट कर देना, ऑर्गेनाइजेशन यहां पर एंड नहीं हो जाता, बट अ मीन टू एंड ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाना है, एक एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को पूरा करवाना है, एंड बिजनेस रिजल्ट। तो बिजनेस का रिजल्ट कैसे अचीव होगा? बेहतर परफॉर्मेंस होगा तो बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी तो बेहतर प्रॉफिट होगा। और ये सब चीजें कब होंगी? जब आप लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को क्लियरली बता दो कि भैया कौन किसके अंदर काम कर रहा है, किनके पास कितनी पावर है, किनके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किनके अंदर कितनी जिम्मेदारियां हैं। कौन बोल रहे हैं ये? पीटर एफ ड्रकर। तो आपको कीवर्ड याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना देने से ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि बिजनेस परफॉर्मेंस और बिजनेस एक्टिविटीज ना हो जाए। आगे चलें। देखिए क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिस्पेंसिबल है। भैया किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं अलग किया जा सकता है।
आप सोच कर देखिए ना, आप पुलिस डिपार्टमेंट से पावर को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे ये पोस्ट हटा सकते हैं? तो कोई एसएसपी है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, दरोगा बाबू है, कैसे आप पोस्ट को हटा दीजिएगा? ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा, इंडिस्पेंसिबल है। किसी संस्था से उसके स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते। स्कूल से कैसे ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल ना हो, हेडमास्टर नहीं हो, टीचर्स नहीं हो? पता चला किसी दिन प्यून भी पढ़ा रहे हैं, किसी दिन गेट पे टीचर खड़े हैं, किसी दिन ड्राइवर साहब आ गए कि चलो आज हम ना मैथ्स का क्लास ले लेते हैं, मैथ्स वाले सर बस लेकर गए हैं बच्चों को छोड़ने। अरे भाई, ऐसा कहीं देखा है स्कूल? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे अलग हो सकता है? फिर वो स्कूल रहेगा तो मजाक हो जाएगा सर। नहीं, तब रुकिए रुकिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी डिजाइन सो एज टू मेक पॉसिबल अटेनमेंट। और जानते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तब तक कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक चलाते हैं। उसके बाद जाकर जब ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है या नहीं हो पाता है, तो हम उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। फिर जब हमें लगता है नहीं नहीं, हमें ना इस तरीके से पावर को तोड़ना चाहिए, तो फिर हम तोड़ते हैं। समझ रहे हो? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रोज तोड़ने की चीज नहीं है। वो जब हम बनाते हैं एक सिस्टम, एक सीक्वेंस हायरार्की क्रिएट करते हैं कि भैया ये सुपरवाइजर होंगे, ये फॉरमैन होंगे, ये मैनेजर होंगे, ये जोनल मैनेजर होंगे, ये ब्रांच मैनेजर होंगे, ये एरिया मैनेजर होंगे, ये इंडिया के मैनेजर होंगे। होता है ना कंट्री हेड, कि भैया मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है, कंट्री हेड। अब तो सीईओ तो एक जगह बैठा है ना। आप सोचिए ना, इंदिरा नोए पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की सीईओ है, वो इंडिया में थोड़ी होंगी सर। वो दुनिया के किसी एक कोने में यूएस में बैठकर कंट्रोल कर रही हैं। तो इंडिया के पूरे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक इंडिया हेड होगा, कंट्री हेड होगा, जो पूरे इंडिया के धंधे को देख रहा है। और उसके अंदर एक स्टेट वाइज होगा बिहार हेड, जो पूरे बिहार को देख रहा होगा। बिहार में कोक, पेप्सी और मतलब इस तरह से आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो एक लंबे टाइम चलता है। आगे चलो। देखिए, तो पीटर डकर ने क्या बताया? पीटर डकर ने पॉइंटेड आउट किया 3 स्पेसिफिक वेज, क्या फाइंड आउट करने के लिए? हाँ, टू फाइंड आउट, सॉरी, फाइंड आउट द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नीडेड टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग मकसद होता है, सेपरेट मकसद होता है ना? अलग अलग तरह की मकसदें होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, गोल होती है। तो उस गोल को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। आप सोचो ना, एक ही स्ट्रक्चर सब पे कैसे लागू हो सकता है सर? पुलाव भी एक ही जैसा बने और बिरयानी भी एक ही जैसा और चावल भी एक ही जैसा, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली यार, ऑर्गेनाइजेशन जब अलग है, उनके मकसद अलग है, तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग होगा। चलो, पहला, तो पीटर डकर ने क्या कहा? सबसे पहले एक्टिविटी को एनालाइज करना चाहिए। क्या एनालाइज करना चाहिए? एक्टिविटीज। सेकेंड, डिसीजन एनालिसिस। और तीसरा, रिलेशन एनालिसिस। तो दोस्त, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो यहां ये ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि पीटर डकर ने वो 3 पॉइंट क्या हाईलाइट किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो एक्टिविटी एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस, रिलेशन एनालिसिस। कोई दिक्कत? आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग का रिवीजन किया है ना? टेस्ट ले लेंगे ना? क्यों? वो तो सरप्राइज हो सकता है ना सर। चलिए ठीक है, तो आज ना सही, लेकिन आप पढ़ लीजिए, हम कभी भी सरप्राइजिंगली टेस्ट ले लेंगे। चले हम लोग एक्टिविटी एनालिसिस को समझ लें। आइए, क्या इन्होंने कहा। ठीक है। सुनिए,
देखिए, एक्टिविटी एनालिसिस का मतलब हुआ कि पहले ये समझिए कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। ये भी तो हो सकता है ना सर, आपका रिटेल बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, नहीं हो सकता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है आप एफएमसीजी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भैया पहले ये तो समझ लो कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्योंकि जब हमको काम का नेचर ही नहीं पता होगा, हम कैसे यार प्लान करेंगे, कैसे तोड़ेंगे। अभी जैसे एग्जांपल हम आपको कहें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का तुम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करो, तो तुम पहले पूछोगे ना सर वो क्या करती है। तो हमने तुमको कहा वो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेचती है। तो तुमने कहा ठीक है सर, तो इसका मतलब कि हमको अब प्रोडक्शन मैनेजर की तो कोई जरूरत है नहीं ऑब्वियसली। यानी हमको क्या चाहिए, हमको मार्केटिंग टीम चाहिए और हमको सेल्स टीम चाहिए। और मार्केटिंग की भी क्या जरूरत है सर, लोग कहाँ जाएंगे, एफएमसीजी लेंगे ही लेंगे। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, सेल्स टीम चाहिए। अब आप प्लानिंग करेंगे कि भैया बिहार में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं कम से कम खर्च में, किस तरीके से तोड़े। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्या करती है, एजेंसी बांटती है, कहती है कि देखो पटना सिटी से लेकर गांधी मैदान तक का वर्क हम एक टीम को दे दिए, गांधी मैदान से लेकर राजापुर तक मैंने एक टीम को दे दिया, दानापुर का पूरा एरिया एक टीम को दे दिया। तो हम आपको इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहे हैं कि आप वर्क को बांटे कि नहीं बांटे। तो पहले ये देखे ना कि काम क्या है, कैसा काम है, रिटेल धंधा है कि मैन्युफैक्चरिंग है। रिटेल है तो कैसा रिटेल है, कपड़ा बेचना है, दवाइयां बेचनी है, गुड्स बेचना है, सर्विसेज बेचना है, क्या बेचना है भाई। एक्टिविटी एनालिसिस करते हैं, है ना। नेक्स्ट, डिसीजन पढ़ो जी। वेरी गुड। हमें देखना है सर हमें किस तरह के डिसीजन की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, हमारी कंपनी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें जो डिसीजन लेना है किससे रिलेटेड। मैंने आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एग्जांपल दिया, यानी जो भी डिसीजन लेना है मार्केटिंग से रिलेटेड। आपको थोड़ी प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस तो कोई और कर रही है, आप दूसरों के गुड्स को बेच रहे हो, है ना। रिलायंस को ले लो, जियो मार्ट ले लो, या कोई भी कंपनी ले लो जो कपड़े बेचती है। सर आपको क्या लगता है वो प्रोड्यूस करती है, नहीं सर, वो तो किसी और कंपनियों से खरीदती है और अपना टैग लगाकर बेचती है। समझ रहे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, उनको प्रोडक्शन से डिसीजन लेना था नहीं, उनको डिसीजन लेना था। एक एग्जांपल उठा लेते, मान लीजिए आप एलन सोली गए, ये कंपनी है कपड़े बेचती है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी आपकी है, ऐसे ही कंपनी आपकी होती तो हमको नहीं लगता आप अभी बैठ के पढ़ रहे होते। और अगर आप पढ़ रहे होते तो ये मेरा सौभाग्य होता कि हम आपको पढ़ा रहे होते। सॉरी टू से, मजाक था, लिटरली सॉरी। आगे बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो मान लीजिए ये कंपनी आपकी है। दोस्त एक बात बताओ, तो तुम क्या कपड़े बनाते हो, नहीं सर, हम बने हुए कपड़े को खरीदते हैं कुछ कंपनियों से और बेचते हैं। तो तुम्हारे लिए डिसीजन क्या क्या मैटर करता है, डिजाइन, लुक, कलर, फैशन कैसा चल रहा है मार्केट में। तो तुम्हारा डिसीजन इन सब चीज से रिलेटेड होगा ना दोस्त। सेम चीज है, तुमको क्या मतलब है मैन्युफैक्चरिंग से। नेक्स्ट आते हैं, रिलेशन एनालिसिस, क्या मतलब हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये रिश्ता किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयज के बीच की बात हो रही है। बस फर्क है कि एक एम्प्लॉय सुपीरियर है और कुछ एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट है। तो ये रिश्ता वर्टिकल हो सकता है, लैटरल हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। हम लोग किसी चैप्टर में इस पे पढ़े हैं, याद आ रहा है आपको, रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग आपको पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पे इसका डिस्कशन आया था। कोई दिक्कत। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि सीनियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, तो वर्टिकल हो सकता है,
लैटरल हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। खैर आइए यहां तक चीजों को समझते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। तो पीटर डकर साहब के अकॉर्डिंगली इन्होंने कितना स्पेसिफिक वे बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इन्होंने कहा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने से पहले 3 बातों का ध्यान रखो। पहला कि तुम्हारे यहाँ किस तरह की एक्टिविटी होगी। दूसरा डिसीजन एनालिसिस, ठीक है, डिसीजन किस चीज के रिगार्डिंग हमें लेना है। और तीसरा रिलेशन एनालिसिस। कोई दिक्कत? चलिए होप सो यहां तक क्लियर होगा, है ना। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स।